हमारी खास पेशकश प्राइम डिबेट में। तो वहीं आज बात जरा मौसम में लगातार हो रहे बदलाव की, और इसकी वजह से जो प्रदेश भर में मौसमी बीमारियों की संख्या बढ़ रही है, खास करके डेंगू की, इस पर बात करेंगे। जहां राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के 15 से ज्यादा शहरों में डेंगू का डंक गहरा रहा है। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, कोटा समेत 15 ऐसे जिले हैं जहां डेंगू बेकाबू हो गया है। तो वहीं अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। राजधानी में यह आंकड़ा 700 के पार पहुंच चुका है। वहीं जयपुर के बाद लेक सिटी कहे जाने वाले उदयपुर में सबसे ज्यादा 530 मरीज मिले। बता दें, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने नगर निगम के अधिकारियों को समय पर फॉगिंग करने के निर्देश दिए हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल के चिकित्सकों का कहना है कि डेंगू के अलावा सामान्य बुखार से पीड़ित मरीज भी यहां पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसमें मरीजों के प्लेटलेट्स तेजी से घट रही है। वहीं खास बात यह रही कि सामान्य बुखार के लक्षण भी अब डेंगू जैसे दिखाई दे रहे हैं और एलाइजा टेस्ट से ही अब पुष्टि हो पा रही है कि ये डेंगू है या नहीं है। तो वहीं ऐसे में सामान्य बुखार से पीड़ित मरीज का भी टेस्ट करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि लोगों को इस सब बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो घर से निकलने से पहले कुछ खाए पिए, साथ ही पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, ढके रहें और खुद को मच्छरों के इन कहर से बचा सके। वहीं लक्षण दिखने पर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को दिखाएं ताकि इलाज हो सके। आइए अब आपको जरा ग्राफिक के जरिए समझाएं कि आखिर प्रदेश में किस तरह से डेंगू अपने पैर पसार रहा है। तो डेंगू या आमतौर पर डेंगू या फिर डेंगी कहे जाने वाले इस बीमारी का असर देखिए। जयपुर के अंदर 700 मरीज पहुंच चुके हैं। उदयपुर की बात करें तो 530 मरीज, वहीं बीकानेर में भी 310 मरीज देखे गए हैं। इसके अलावा दौसा में 195 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। कोटा में मरीजों की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। अलवर की बात करें तो 121, अजमेर के अंदर 110 मरीजों की संख्या, भरतपुर में 104 और राजसमंद में 103। तो आप समझ सकते हैं इन आंकड़ों से कि डेंगू किस तरह से यहां पर अपने पैर पसार रहा है। तो वही अब जरा डेंगू के लक्षण भी देख लिए जाए। सबसे पहले तेज बुखार, सर दर्द महसूस किया जाता है। इसके अलावा मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है, खास करके पैरों में, घुटनों में काफी तेज दर्द महसूस होता है, क्लासिक इसके लक्षण। तो वहीं आंखों के पीछे भी दर्द यहां पर महसूस किया जाता है। इसके अलावा त्वचा पर चकत्ते पड़ते हैं, आमतौर पर इसे रैशेस कहा जाता है। और इसके अलावा जी मचलता है, उल्टी जैसा महसूस होता है, आमतौर पर इसे नॉशियस भी कहा जाता है। तो ये कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनको देखने के बाद आमतौर पर लोग सोचते हैं कि क्या किया जाए। सबसे पहले इसमें जरूरी है कि आप घबराएं नहीं और समय पर इसका इलाज शुरू कर दीजिए। समय पर डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से संपर्क करें, अपने इलाज के बारे में, अपने इन सभी लक्षणों के बारे में तफसील से उन्हें बताएं और फिर डेंगू का सही वक्त पर इलाज करवाएं, क्योंकि सबसे जरूरी डेंगू में यही है कि वक्त रहते इसका इलाज हो। वहीं अगर डेंगू का संदेह होता है तो तुरंत डॉक्टर को जांच करानी चाहिए। कई इसके टेस्ट है जिसके बाद इसकी पुष्टि होती है। और सबसे बड़ी बात जो डेंगू के दौरान देखी जाती है वो है डिहाइड्रेशन। पानी की कमी शरीर के अंदर होती है और ऐसे में आपको तरल पदार्थ, जूस, पानी वक्त वक्त पर लेते रहना चाहिए। तो आप ये वानगी देख सकते हैं किस तरह से कई जिलों में लगातार एक के बाद एक डेंगू की समस्या बढ़ती जा रही है। तो वहीं यहां पर डेंगू के लक्षण क्या हैं आपको समझाएं। डेंगू में तेज बुखार रहेगा, मांसपेशियों में दर्द रहेगा और अगर मांसपेशियों के अलावा जोड़ों की बात करें तो काफी दर्द महसूस होता है। वहीं आंखों के पीछे यानी कि सर के पास यहाँ पर तेज दर्द महसूस हो सकता है। वही इसका एक और सिम्टम है शरीर पर चकत्ते पड़ना, क्लॉटिंग भी यहाँ पर हो सकती है। आमतौर पर ये रैशेज जैसे लगती है, लेकिन आप इसको इग्नोर ना करें।
वहीं जी मचलता है, उल्टी जैसी महसूस यहाँ पर होता है। तो वहीं तेज बुखार 105 डिग्री तक यहाँ पर बुखार देखा जा सकता है। तो वहीं इसको समय पर रोकना बेहद ज़रूरी है। आमतौर पर डेंगू केस जब बिगड़ते हैं तभी ये फेटाल कहलाए जाते हैं, तभी ये जान को खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि वक्त रहते इसका इलाज कराया जाए, और वक्त रहते इसके इलाज के लिए सबसे पहले इसकी पुष्टि होना ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पर अब डेंगू जैसे ही बाकी सामान्य बुखार लक्षण सामने आ रहे हैं, और एलाइजा टेस्ट और भी IgM-IG कई ऐसे टेस्ट हैं जहां पर आप पहले पुष्टि कराएंगे और फिर इसका वक्त पर इलाज करेंगे। वहीं इसके साथ बेहद ज़रूरी एक चीज़, जहां पर आप इसका घर पर इलाज ना करें, कम से कम इसकी पुष्टि होना ज़रूरी है। डॉक्टर से यहाँ पर सलाह मशवरा लेना बेहद ज़रूरी है। तो वहीं आप देख सकते हैं किस तरह से डेंगू से एक के बाद एक संख्या बढ़ती जा रही है, लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं। राजस्थान के अंदर ये कहर देखने को मिल रहा है। तो डेंगू किस तरह से यहाँ पर पैर पसार रहा है, ये समझने के लिए और इसके निदान के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप एक्सपर्ट्स की राय जानें। आइए आपको एक्सपर्ट्स की राय सुनाते हैं। प्रदेश में बारिश खत्म होने के साथ ही मौसमी बीमारियों में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसमें से अधिकतम खतरा डेंगू का नजर आ रहा है। पिछले एक हफ्ते में 3000 से भी ज्यादा केस राजस्थान में दर्ज किए जा चुके हैं, और राजस्थान में जो है डेंगू अपना प्रकोप बरसाने लगा है। अगर आखिर इसका क्या कारण है, किस कारण से ये जो है डेंगू इतनी भारी तादाद में अपने पैर पसार रहा है, हमारे साथ डॉक्टर सुनील महावर हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि डेंगू काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, मगर फिर भी लोगों में अवेयरनेस की कमी है, जिसके चलते ये आंकड़ा लगातार और हर साल बढ़ता है। कैसे मैनेज करते हैं सर? देखो, इस बार गर्मी भी बहुत हुई है, तो आप जानते हो कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो बारिश होना अच्छी बात है प्रदेश के लिए। लेकिन जो शब्द आपने कहा अवेयरनेस वाला, अवेयरनेस के लिए मैं बात करूँगा। देखो क्या होता है कि जो मॉस्किटो होता है, टाइगर मॉस्किटो होता है, जो डे बाइटिंग मॉस्किटो होता है, ये सुबह और शाम को जनरली बाइट करता है, तो एक्सपोज एरिया होता है। दूसरा क्या, जैसे आपने बताया कि बारिश अच्छी हुई है, प्रदेश के लिए अच्छी बात है, लेकिन जगह जगह जो गड्ढों में पानी भर जाता है, गड्ढों में पानी भर गया तो 7 से 10 दिन में जनरली अगर एक देते हैं तो मच्छर बन जाता है 10 दिन में। उसके बाद क्या है, इनकी तादाद बढ़ती है। अब जैसे घरों के आसपास पानी भरा हुआ है, जैसे टब भरे हुए हैं, या फिर टूटे कनस्तर पड़े हुए हैं, या टायर से, या सबसे कॉमन चीज़ अपने जो गमले होते हैं उनमें आसपास चारों तरफ पानी भरा है, नीचे जो अपन रखते हैं पोर्ट पे, तो ये एक बड़ा सोर्स होता है मच्छर काटने का। तो जनरली ये मच्छर काटने की वजह से होता है। सेकंड चीज़, पिछले साल भी डेंगू आया था, तो हम पॉजिटिविटी रेट देखते हैं। जनरली क्या देखते हैं कि कितने सैंपल हुए और कितने % पॉजिटिविटी रेट रही। पिछली बार भी पॉजिटिविटी रेट थी 7-8% के आसपास, इस बार भी 8-9 के आसपास रही है, 1% ज़्यादा बढ़ी है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि आपने जैसे कहा ना कि बारिश बंद हुई तो डे टू डे एक्टिविटी बढ़ी है, आदमी का घूमना फिरना बढ़ा है, बाहर जाना बढ़ा है, और दूसरी एक ह्यूमिडिटी भी बढ़ी है थोड़ी सी, जो मच्छरों के लिए काफ़ी लाभदायक रहती है। तो डेंगू के केस बढ़े हुए हैं। सेकंड चीज़, मैं साइन सिम्टम्स की बात करता हूँ तो दो हमारी जो क्लासिफिकेशन था 1997 और 2009, दोनों की मैं बात करता हूँ। तो पहले वाले में डेंगू फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फीवर। सेकंड वाले क्लासिफिकेशन में डेंगू विद वार्निंग साइन और विदाउट वार्निंग। ये बहुत काम की चीज़ है। देखो क्या होता है, कोई पेशेंट आता है तो हम जब कोई बीमारी फैलती है तो ये अप्रोक्सीमेट हम सोचते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये बीमारी हो सकती है। जब बीमारी, जैसे हमने कोरोना में देखा या इसके पहले स्वाइन फ्लू में देखा कि ये बीमारी हो सकती है, तो कोई भी पेशेंट हेडेक करके आता है, सिर दर्द, बॉडी एक, रेट्रो ऑर्बिटल हेडेक, यहाँ पे सर दर्द रहेगा, आगे फ्रंटल, और वो मरीज कहता है कि सर मैं आंखें भी घुमाता हूँ तो मुझे सर दर्द होता है, बॉडी एक, चेहरा लाल हो जाता है, जिसको ब्रैकबोन फीवर बोलते हैं, हाथ पाँव में दर्द रहता है। जनरली क्या होता है कि पेशेंट ने जैसे ओवर द काउंटर मेडिसिन ले ली, ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने की वजह से क्या होता है कि या तो ब्रूफेन ले ली या कॉम्बीफ्लेम ले, कोई भी पेन किलर ले ली, तो उसकी वजह से एक तो ड्रग की वजह से रिएक्शन भी हो सकती है। सेकंड चीज़ क्या होता है कि डेंगू में आप सबको पता है कि
जनरली टीएलसी काउंट भी कम होता है और प्लेटलेट भी कम होता है। तो जैसे डिस्प्रिन है, एस्प्रिन है, तो ये प्लेटलेट और कम कर देती है, ये प्लेटलेट के खिलाफ भी काम करती है, ठीक है ना। तो ये प्लेटलेट को कम कर देगी तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो स्पेशल ध्यान रखने योग्य बातें ये है कि अगर कोई भी बुखार आता है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, क्योंकि तो डेंगू जिस तरह से अपने पैर राजधानी के अंदर पसार रहा है, बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर इस वक्त पसार रहा है, इसको किस तरह से रोका जाए, इसको कैसे यहाँ से इससे निदान पाया जाए, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम इसके लक्षण समझें और यहाँ पर सही सलाह मशवरा लें। और इसके लिए ही हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर अमित जैन, वरिष्ठ चिकित्सक, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर से मौजूद है। सर, आपका बेहद स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी, आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं जयपुर के, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप भी जुड़ चुके हैं। तो शुरुआत मैं अमित जी से करूंगी। अमित जी, जिस तरह से इस वक्त डेंगू फैल रहा है, और क्योंकि एक दिक्कत ये भी देखने को मिल रही है कि आमतौर पर जिस तरह के सामान्य बीमारियां सामने आ रही हैं उसके लक्षण भी डेंगू जैसे ही हैं। कई बार डेंगू जैसे ही कुछ और बीमारियां फॉल्स पॉजिटिव भी देती हैं, ये भी जानना ज़रूरी है ऐसा है या नहीं। और ऐसे में डेंगू के कुछ केस जो बिगड़ जाते हैं, उन सभी को समझने के लिए क्या यहाँ पर जो सिम्टम्स के अंदर, लक्षणों के अंदर फर्क हैं, उसको समझा जाए। अमित जी। माफ कीजिएगा अमित जी, आपकी आवाज म्यूट है, कृपया करके उसे खोल दे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मेरे को आज आप आमंत्रित करने के लिए इस मंच पे। जैसा कि आपने कहा कि डेंगू बहुत सारी बीमारियों के साथ मिक्स लक्षण दे रहा है, ये बिल्कुल सत्य है। जैसा एज अ सर्जन मैं आपको कहना चाहूंगा, स्पेशली जैसे अभी डॉक्टर सुनील मावर ने भी बताया कि हेडेक हो रहा है, लेकिन बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो सीवियर पेन एब्डोमेन करके आ रहे हैं, और स्पेशली उनके पेट में पानी बन जाना जिसको हम एसाइटिस कहते हैं, या पित्त की थैली में सूजन आ जाना जिसको हम कॉलिसिस्टाइटिस कहते हैं, या आंतों में सूजन आ जाना, और स्पेशली पेट दर्द, उल्टी और दस्तों के साथ भी कई मरीज लक्षण देके हमारे पास आ रहे हैं, और ये सामान्यतः हमारे सर्जिकल ओपीडी में आ रहे हैं। और उन पेशेंट ऐसे करते हैं कि सर हमारे अपेंडिक्स का दर्द हो गया या पित्त की थैली में सूजन आ गई, तो ये सब डेंगू के ही लक्षणों के साथ चल रहा है ऐसा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग भी बहुत ध्यान से उन लोग मरीजों का इलाज कर रहे हैं, क्योंकि एक सर्जिकल पेशेंट और एक डेंगू पेशेंट में दोनों में काफी अंतर है। और एक डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो केवल अपन कहना चाहिए बॉडी की जितनी भी मेम्ब्रेन्स है सभी में इन्फ्लेमेशन पैदा कर देती है। वो इन मेम्ब्रेन अपने पेट में भी है, वो अपनी आंखों में भी है, वो अपने फेफड़ों में भी है, जिसकी वजह से डॉक्टर सुनील मावर ने जैसे बताया कि जैसे सांस के लक्षण आ सकते हैं, ऐसे ही पेट के भी लक्षण आ जाते हैं उनमें। तो ऐसे मरीजों के लिए अपन को बहुत ध्यान रखते हुए इलाज करना है, मरीजों को सतर्क रखना है। जैसा कि आपने कहा, मैं इसके लिए स्पेशली मरीजों को बता दूं, जनरली जो पेट से रिलेटेड जो लक्षण होते हैं उनमें पहले पेट में दर्द होता है और बुखार बाद में आता है। लेकिन डेंगू के जितने भी पेशेंट्स हैं वो ये कंप्लेंट करेंगे कि हमारे 5-7 दिन तक बुखार हुआ और उसके बाद से एकदम हमारे पेट में दर्द और उल्टियां चालू। अपन को बात ध्यान रखने की बात है। दूसरी, वैसे आज की डेट में चूंकि राज्य सरकार और आप लोगों के थ्रू इतने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो लोग बाग अपनी कॉमनली एक सीबीसी, जो कि आज एक छोटे छोटे गांव लेवल पे भी हो जाती है, लोग बाग अपनी सीबीसी की जांच करा लेते हैं, जिससे कि प्लेटलेट अगर उसके लो हैं तो उसको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए कि साहब ये मेरे किस प्रकार के लक्षण है। रही बात ये कि डेंगू एक बीमारी जो है केवल बिगड़ जाए तो ही वो दिक्कत है। बाकी चूंकि जैसा कि अपन जानते हैं कि वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज होता है। डेंगू में 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखने वाली बात है। एक तो अपन पानी खूब पिए, पहली बात। दूसरा, प्रॉपर बॉडी को रेस्ट दें जिससे कि हम उससे रिकवर कर सकें अर्लीस्ट। और जहां भी हमें लगता है कि जैसे कि सिम्टम्स, बेहोशी आना, पेशाब कम होना, पेट दर्द और तेजी से बढ़ना, सांस के लक्षण आना, ऐसी स्थिति अगर अपन को लगे तो तुरंत अपन को किसी सरकारी अस्पताल में या बड़े चिकित्सक से या अच्छे अस्पताल में तुरंत अपन को संपर्क कर लेना चाहिए। कई बार लोग अपने मन मानसिक
ओवर द काउंटर ड्रग्स लेके काम चलाते हैं और उसी वजह से वो रोग बिगड़ जाता है। बिल्कुल नहीं तो अमित मैं जी, कहूंगा अमित जैसे जी, मैं इस पर जरूर बात करूंगी क्योंकि एक अहम मुद्दा है और तफसील से इस पर बातचीत होनी चाहिए। हालांकि क्योंकि आप जैसे डॉक्टर लगातार यहाँ पर मौजूद हैं जो कि जन जन को अवेयरनेस फैला रहे हैं, जो जन जन को सलाह मशवरा दे रहे हैं, ऐसे में अगर बात इलाज की भी की जाए तो एसएमएस अस्पताल के अंदर, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं डेंगू को लेकर? एक संक्षिप्त टिप्पणी, उसके बाद मैं अपने दूसरे मेहमान का भी ओपनिंग रिमार्क लूंगी। जी मैडम, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने के थ्रू भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई। जितने भी चिकित्सा महकमे के डॉक्टर्स हैं उनकी जो छुट्टियां हैं उनको रद्द कर दिया गया और पूरी तरफ से राज्य सरकार की भी पूरी तैयारी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जनता को किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार की तरफ से और हमारे एसएमएस प्रशासन और हमारा पूरे सतर्क मोड में है और हर तरह की तैयारी है। पूरे आईसीयूज की व्यवस्था है मरीजों के लिए और टाइम टाइम पे हमने ब्लड डोनेशन कैंप्स जो हमारी तरफ से लगते हैं तो उसमें जो भी मरीजों को प्लेटलेट्स और उनकी आवश्यकता होती है, और ऐसा ही नहीं उसमें एसएमएस का ब्लड बैंक नहीं, हमारे जितने भी सहायक ब्लड बैंक है सभी इसकी पूर्ति करते हैं और इस समय हम पूरे एक्शन मोड में रहते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट के फैकल्टी का रहता है, जो कि और साथ में एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का भी पूरा सहयोग रहता है, जो कि रात दिन मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। तो मैं दोबारा आपसे यही कहना चाहूंगा कि चूंकि डेंगू एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज है और वायरल इन्फेक्शन है, तो अगर वो नहीं बिगड़े तो किसी भी प्रकार से जानलेवा नहीं होगा। केवल सतर्क रहने की और अवेयरनेस की जरूरत है। बिल्कुल बड़ी बात आपने यहाँ पर कही है और इसी बात को मैं आगे ले जाऊंगी अपने दूसरे मेहमान के पास। पीयूष जी, देखा जाए कि अगर शुरुआत में ही डेंगू के लक्षण समझकर इसका घर पर इलाज किया जाए, प्रिकॉशंस रखी जाए, तो ये चीज उतनी खतरनाक नहीं होती। आखिरकार वो अपनी आखिर वाली स्टेज पे पहुंचकर जानलेवा तो साबित नहीं होती। तो क्या यहाँ पर चीजों का ध्यान रखना चाहिए पीयूष जी, क्योंकि आप आयुर्वेदिक चिकित्सा से ताल्लुकात रखते हैं, आपके अनुभव का इस्तेमाल मैं यहाँ पर आयुर्वेद हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। इसमें हर मर्ज का इलाज है, साथ ही परहेज और क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, मौसम के अनुसार कौन कौन सी बीमारी पनपेगी, उनसे सामना करना है, इनके लिए दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या का आयुर्वेद के ग्रंथों में भरपूर उल्लेख किया गया है। उसका समाधान आयुर्वेद में बताया गया है कि सबसे पहले तो रोग रोकने की आप में क्षमता होनी चाहिए, आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए कि आपको रोग ही पैदा नहीं हो। पहला उपदेश तो आयुर्वेद का यही कहता है कि आपको रोग पैदा ही नहीं हो। आप ऐसे उपाय करो जिसमें दिनचर्या आपकी हो गई है, खान पान आपका आ गया है, साथ में आप जैसे इम्यून सिस्टम बढ़ाने के जो उपाय कर रहे हैं तो आपको छोटे मोटे रोगों से बचाते रहेंगे। वायरल डिजीज में सबसे ज्यादा रोल इम्यून सिस्टम का है। इम्यून सिस्टम जैसे वीक होगा तो आपके प्लेटलेट्स डाउन होना शुरू हो जाएगी। वो हालांकि इजिप्टी जो मच्छर की काटने की वजह से डेंगू आपको जो पैर पसार रहा है, उसका कारण ये इम्यून सिस्टम जिसका वीक होगा उसी को ये वायरस ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा और वो मृत्यु तक उसको ला देता है। तो सबसे पहले तो सामान्य जो प्रयोगशाला परीक्षण है वो करें और लक्षणों के आधार पर देखें तो तेज सिर दर्द जो आपके पीछे की तरफ जो तेज सिर दर्द मरीज का हो रहा है उससे आप सबसे पहले पहचान कर लें, या घुटने में बहुत तेज दर्द आ रहा है, दोनों में ऐसी उम्र भी नहीं है और अचानक दर्द आ जाता है, तो पेशेंट को आप कह सकते हैं कि आप एक बार अपना ब्लड टेस्ट करा लें। हो सकता है कि आपको ये वायरल इन्फेक्शन डेंगू की वजह से हो। और आसपास सावधानी ये बरतें कि दूसरे जगह ये समझदारी के हिसाब से रुक जाए, पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं हो, साफ सफाई हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने जो सफाई कार्यक्रम चला रखा है उससे कहीं बहुत बड़ा लाभ, एक मैसेज जनता के बीच में जाता है कि वो साफ सफाई रखेंगे तो रोग का आक्रमण कम होगा। पहले की तुलना में, पहले सालों की तुलना में डेंगू भी अब कुछ प्रतिशत कम होने लगा है और यह आंकड़े बराबर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल की अपेक्षा उतने आंकड़े अभी हमारे पास आ नहीं रहे। वो रोगी की दिनचर्या दैनिक ओपीडी से हमें पता चल जाता है। फिर भी राज्य सरकार ने आयुर्वेद चिकित्सालय जितने भी है उनमें नियमित क्वाथ चिकित्सा के लिए प्रेरित करने के लिए कहा है। रोगी वहां पे जाए और अपने कंप्लेंट्स बताए, साथ में 3 या 5 दिन हम आयुर्वेदिक औषधि उसको साथ में देते हैं जिसके उसके प्लेटलेट्स की जो गिरावट है वो कम होती है। साथ ही उसको खान पान हम समझाते हैं। किस तरह की आयुर्वेदिक औषधि यहाँ पर दी जाती है? उसमें गिलोय वटी है, गिलोय से बनी हुई गोलियां हैं, संजीवनी वटी है, गोदंती भस्म का प्रयोग हम करते हैं, बाल सुधा का उसमें हम गरारे कराते हैं उसको, सिर दर्द के लिए सिरोवर्ती हरी वटी उसको हम देते हैं। साथ में
उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आंवले के कुछ प्रयोग हम कराते हैं। इसमें आंवल की रसायन मुख्य है, तो सुबह शाम हम उसको देते हैं, जो गवर्नमेंट सप्लाई है। साथ ही अगर आपको बुखार है तो बुखार तोड़ने के लिए क्वाथ चिकित्सा करते हैं, जो कि अपने कोविड में भी हमने कोरोना काल में क्वाथ पिलाया था लोगों को, और बहुत हमने राहत दी लोगों को कोरोना के अंदर भी। और हमारे अभी भी अलर्ट जारी कर दिया है विभाग ने कि जहां जहां राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय है या औषधालय है, वहाँ नियमित मौसमी बीमारियों के लिए क्वाथ और दवाइयां हमेशा अवेलेबल है। 15 या 20 दिन में इसका कहर कम हो जाएगा। तब तक वहाँ उनको प्रिवेंटिव करने के लिए कुछ बिल्कुल। उपदेश भी देने हैं, खान पान बताना है। बिल्कुल, यहाँ पर अभी आपने गोदंती भस्म और गिलोय का जिक्र किया है, इनकी तासीर थोड़ी ठंडी रहती है, तो नहीं नहीं, ठंडी नहीं रहती है। गिलोय की तासीर तो इसकी ठंडी होती है। हाँ ना, उसका जब क्वाथ बनाएंगे तो थोड़ा उष्ण प्रकृति हो जाएगी, समशीतोष्ण हो जाएगी वो। अच्छा, तो क्वाथ आप के शहद मिला के जरिए। उसका प्रयोग कर लें। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि आयुर्वेद का एक काफी उत्तीर्ण और काफी बड़ी उपलब्धि है कि रक्त पित्त आपको देखते हुए यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आगे दवाइयाँ सलाह मशवरा दिया जाता है और बेहद जरूरी है, सरकार की तरफ से फ्री है। और ये भी काफी जरूरी है। सरकार यहाँ पर अपनी हर एक कोशिश कर रही है जानकारी पेश करने की भी, इलाज की भी, दोनों तरीके से, एक्सपर्ट मेडिकल साइंस से भी, और जो हमारी प्राचीन सभ्यता से उपजी आयुर्वेदिक तकनीक है उसके जरिए भी। चलिए, मैं अपना अगला सवाल अमित जी के पास लेके जा रही हूँ, उसके बाद एक बार फिर से आपके पास आऊंगी पीयूष जी। अमित जी, क्योंकि कुछ केसेस इसमें ऐसे होते हैं जहां पर देखा जाता है कि शॉक सिंड्रोम, डीएसएस उसको आमतौर पर कहा जाता है, और ना सिर्फ ये बल्कि शरीर से बेहद पसीना निकलता है, ब्लड प्रेशर बेहद लो हो जाता है, और ये वो कुछ फैटल सिम्टम्स हैं जो कि जानलेवा बताए जाते हैं। ये मैडम, मैं इसमें यही कहना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि जो भी डेंगू के, इसके भी आज की इस मौसमी बीमारी में बुखार आ रहा है, वो अपना लिक्विड इंटेक, पानी का इंटेक संपूर्ण मात्रा में रखें। और एक जो नॉर्मल सी चीज है, कोई घर में जो मॉनिटर कर सकते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो कि उनका पूरे दिन भर का यूरिन आउटपुट कितना आ रहा है, कहने का मतलब है पेशाब की मात्रा वो एडिक्वेट जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। क्योंकि ये जो डेंगू है, ये धीरे धीरे नसों में खून को जमा करके और प्लेटलेट की कमी करके अल्टीमेटली रीनल फेलियर की तरफ पेशेंट को ले जाता है। रीनल फेलियर अपन कहते हैं गुर्दों का फेल होना। तो अगर पेशेंट रीनल फेलियर में नहीं गया, तो मैं ये मानता हूं कि उस पेशेंट को अपन हर हालत में रिकवर कर सकते हैं, वो शॉक सिंड्रोम वाली स्टेज में नहीं जाएगा। तो अपन को घरों पे ये मॉनिटर, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वृद्ध हो, स्पेशली इन दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन उनका 24 घंटे का यूरिन आउटपुट देख लें। मान लीजिए कोई, अपन एक उदाहरण के तौर पे माने कि कोई 50 किलो का आदमी है, तो दिन भर में उसको मैं मानता हूं कि करीब, जो हमारी मेडिकल साइंस कहती है कि 700-800 ml यूरिन आना ही चाहिए। अगर वो 700-800 ml यूरिन आ रहा है उसको, या 600 ml से यूरिन ऊपर आ रहा है, तो वो उस स्टेज से 100% रिकवर करेगा। साथ में अगर उसके और कोई चीज इफेक्टेड नहीं हुई तो केवल और केवल अपन को कब सतर्क होना है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, उसका पूरे दिन भर में वो 100 ml या 200 ml यूरिन गया, तो वो एक चिंताजनक और अलार्मिंग सिचुएशन है, और उसको तुरंत प्रभाव से डॉक्टर के पास संपर्क ही नहीं करना चाहिए, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की नीड है। ये अगर अपन ध्यान रख लेंगे तो मैं मानता हूं कि बहुत सारी मॉर्टिलिटी या मरीजों का जो अपन लॉस कर देते हैं, जैसा कि मावर जी ने भी बोला, तो जो अपने डेथ रेट हैं उनको अपन बहुत कम कर पाएंगे। और एक सिंपल सी चीज है जो अपने अपन घरों में मॉनिटर कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जरूरी है। इसके अलावा अमित जी, ये भी मैं जानना चाहती हूँ, अगर इंसान का ब्लड प्रेशर बेहद लो होना शुरू हो जाए, या फिर ह्यूमन एक्सेट्रा के अंदर यहाँ पर खून निकलना शुरू हो जाए, तो क्या वो ऐसी स्टेज है जब व्यक्ति को तुरंत एडमिट हो जाना चाहिए? क्योंकि आमतौर पर क्या देखते हैं, व्यक्ति को पता चल गया डेंगू है, व्यक्ति अपने तौर पर इलाज ले रहा है, जो भी डॉक्टर ने कहा है वो घर पे कर रहा है, लेकिन उसको कब पता चले कि वो बिगड़ गया है, कब एडमिट हो जाए? क्या ये वो ऐसे केसेस हैं? ये बिल्कुल मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। ये दोनों तीनों स्टेज ऐसी है जिसमें कि उसका डेंगू बिगड़ गया है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हर डेंगू पेशेंट को एडमिशन की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसा कि आपने बताया, जिसके सीवियर हेडेक है, या ब्लीडिंग चालू हो गई है, या उसके बेहोशी आने लग गई है, या जैसा कि मैंने आपको कहा कि यूरिन आउटपुट बिल्कुल ड्रॉप हो गया है,
या उसने वहां पे चक्कर आ रहे हैं, इसका मतलब उसका बीपी लो है और बीपी लो होने की वजह से दिमाग में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, या उसके पेट में बहुत तेजी से फुलावट बढ़ती जा रही है और सांस की तकलीफ बढ़ रही है। ये 4-5 ऐसे लक्षण है। या एक मैं इंपॉर्टेंट लक्षण पे भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि डेंगू के बहुत सारे पेशेंट्स में हेपेटाइटिस हो जाता है सीवियर, या उनके पीलिया बढ़ रहा है जो कि तेजी से बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये 4-5 ऐसे अलार्मिंग लक्षण हैं जिसको कि अपन हेड से काउंट कर सकते हैं। बेहोशी आना, सांस की बहुत ज्यादा तकलीफ होना, फिर अपन नीचे लीवर पे आए तो पीलिया बढ़ना, उसके नीचे आए तो अपन गुर्दों की तरफ आए तो यूरिन आउटपुट कम होना, और जैसा कि आपने बताया लास्ट की ब्लीडिंग हो जाना, चाहे पेशाब के रास्ते चाहे लैट्रिन के रास्ते, कहीं पे भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना। ये 4-5 अलार्मिंग ऐसे लक्षण हैं। अगर ये किसी पेशेंट को दिखते हैं तो उसको तुरंत अपने नजदीक किसी भी अस्पताल में एडमिशन की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया, एक और छोटा सा सवाल मैं आपसे लूंगी, इसके बाद अपने दूसरे मेहमान पे जाऊंगी, क्योंकि मैं खुद भोगी हूँ। और जैसे ही बरसात आती है, आमतौर पर हर प्रदेश के अंदर देखा जाता है कि डेंगू होता है, हर परिवारों में देखा जाता है। तो अगर शरीर में चकत्ते बनने शुरू हो जाए, अगर क्लॉटिंग शुरू हो जाए, महसूस हो कि हाँ खून रुका रुका दबा दबा महसूस हो रहा है, तो क्या ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है? जी मैडम, ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और आज की डेट में लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि मरीज भी काफी सजग हैं। जनरली जो हमारे पास आते हैं तो वो आम भाषा में कहते हैं कि सर हमारी प्लेट डाउन हो गई। वो प्लेटलेट नहीं, लेकिन प्लेट बोलते ही हर डॉक्टर मैं समझता हूँ कि आज की डेट में समझ जाता है कि मरीज ने अपनी सीबीसी करा ली है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि आज की डेट में हर जगह गांव-गांव लेवल पे सीबीसी की सुविधा है, तो एटलीस्ट मरीज अपनी सीबीसी करा सकते हैं। और जिनकी प्लेटलेट रेगुलर डाउन आती जा रही है उनको तुरंत एडमिशन या आगे की सलाह के लिए डॉक्टर के पास तुरंत संपर्क करना चाहिए। ठीक, और इस बात का श्रेय मैं आप दोनों जैसे डॉक्टरों को जरूर दूंगी, जिस तरह से यहाँ पर हर एक लेवल पर आप लोग यहाँ पर जानकारी देते हैं। इस वजह से आज के वक्त में लोग इतने सतर्क हो गए हैं कि उनको पता हो अपनी प्लेटलेट्स के बारे में। और क्योंकि अभी यहाँ पर मैडम इसमें ये कहना चाहूंगा, ये श्रेय आप लोगों को भी है क्योंकि आप लोगों को इतना जागृत करते हैं मीडिया के थ्रू, और साथ में हमारे राज्य सरकार का भी इसका पूरा श्रेय जाता है, क्योंकि हर लेवल पे, मैं कहता हूँ पीएचसी लेवल से हर लेवल पे जगह जगह एडवाइजरी जारी की जाती है जब इस तरह की मौसमी बीमारी है। और मैं आपको बिल्कुल ये कह रहा हूँ श्योरिटी कि हर मरीज प्लेट के बारे में जरूर जानता है आज की डेट में कि मेरी प्लेट लो हो गई, वो तुरंत आके डॉक्टर को बोलता है। बिल्कुल, और इसी के बारे में अभी हम और बातचीत भी करेंगे, उन्हीं प्लेट और प्लेटलेट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे।